और शुरुआत अहम खबर के साथ सेंसेक्स में आज भी बड़ी गिरावट देखने में आ रही है। शेयर बाजार में 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। 33,000 से नीचे सेंसेक्स चला गया है। निफ्टी भी तकरीबन 500 पॉइंट लुढ़क गया है। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। गवर्नर लालजी टंडन आज भोपाल पहुंच रहे हैं। 16 मार्च से रियासती असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है। गवर्नर के आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया हामी 6 वुज़रा पर अहम फैसला होना है। वज़ीर आला कमलनाथ इन वुज़रा को हटाने की गवर्नर से सिफारिश कर चुके हैं। असेंबली में गवर्नर के खिताब के बाद फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज समाअत करने वाला है। पिछली समाअत में हाई कोर्ट ने मरकज, दिल्ली हुकूमत और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इस पर आज उन्हें जवाब दाखिल करना है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए ये दरियाफ्त किया था कि इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले लीडरों के ताल्लुक से उनका ख्याल किया है। इन लीडरों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए या नहीं। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वकील महमूद पराचा और सुरा भास्कर समेत दीगर लीडरों के इश्तियाल अंगेज तकरीरों के मामले में हाई कोर्ट ये समाअत करेगा। और वहीं लखनऊ के चौराहों पर लगे होर्डिंग्स हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर समाअत करेगा। ख्याल रहे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का अज खुद नोटिस लेते हुए रियासती हुकूमत की सरजनिश की थी। हुकूमत ने शहरीत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में इमलाक को हुए नुकसान की बाजियाबी के लिए मुबैना मुलजिमीन की तस्वीरों की होर्डिंग्स लगाई थी। इस पर उनके नाम और पते भी दर्ज हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज लखनऊ में होर्डिंग लगाने के मामले में काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे इस सिलसिले में आज समाअत है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से, उनका साफ तौर पर कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यूपी हुकूमत ने चैलेंज किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होर्डिंग हटाने का हुक्म दिया था और प्रिवेसी की बात कही थी, लेकिन आज का दिन इस मामले में काफ़ी अहम है कि क्या कुछ आज कोर्ट में कार्रवाई की जाती है। आपको बताएं कि यूपी हुकूमत ने शहरीत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में इमलाक को जो नुकसान पहुंचा था, और लखनऊ से एक और बेहद अहम खबर। यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजात गायब हैं। जी हां, बेहद अहम खबर लखनऊ से, जहां यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजात गायब हैं। गुज़िश्ता 5 साल के दस्तावेजात गायब हुए हैं। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी बाकायदा दर्ज करवाई गई है और तफ्तीश भी जारी है। तो बेहद अहम खबर, बल्कि तशवीशनाक खबर कि यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजात गायब बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल के दस्तावेजात गायब हो गए हैं और इस सिलसिले में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, ये काफ़ी अहम खबर आ रही है लखनऊ से, यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजात गायब हैं। तशवीशनाक बात है। दस्तावेजात के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ तफसीलात? हाँ, देखिए हिना, अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये दस्तावेज जो है, ये मैं वादे करता हूँ कि ऑडिट से मुताल्लिक है। जो कुछ भी ऑडिट से मुताल्लिक दस्तावेज तैयार हुए हैं गुज़िश्ता 5 सालों में, तो वो दस्तावेज जो है वो गायब हो जाना अपने आप में ये इशारा है कि कहीं ना कहीं जो बदउनवानियों का सिलसिला था उनकी पर्दापोशी की कोशिश है और कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों के मुलविस होने के पूरे इम्कानात हैं जिन लोगों ने बाकायदा तौर पर बड़ी बदउनवानियां की हैं, चाहे वो मामला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का हो या शिया वक्फ बोर्ड का हो।
आप जानती हैं, तमाम नाज़रीन को हम बताते रहे हैं कि दोनों जो चेयरपर्सन हैं उनके खिलाफ खास तौर पर वसीम रिजवी और जुफर फारूक के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का मामला भी है। तो देखिए, ये इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है कि ऑडिट के दस्तावेज गायब हो जाना और वो बापू भवन के अनुभाग से एक बेइंतहा अहम महकमे से अगर ये दस्तावेज कहीं गायब होते हैं, गुम होते हैं, तो ये बड़ा अलमिया है, बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो दस्तावेज हैं वो ऑडिट से मुताल्लिका है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी बुनियाद पर बड़े फैसले होते हैं, इनकी बुनियाद से ये मालूम होता है कि क्या कुछ कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता सालों में की गई हैं, क्या कुछ अच्छे बुरे काम हुए हैं। तो देखिए, ये दस्तावेज अपने आप में इसलिए भी अहमियत से हामिल है कि सीबीआई इंक्वायरी का मामला है दोनों के खिलाफ के, और ऐसे उसमें ये गायब हो जाना, इस पर कहीं ना कहीं ये इशारे मिल रहे हैं कि महकमे के बड़े अफसरान इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। इसमें कुछ दूसरा जो अमला होता है लेजिस्लेटिव खिलाफ का, वो भी लोग हो सकते हैं। किसने गायब किए हैं, बाकायदा तौर पर हजरतगंज में FIR दर्ज करा दी गई है और महकमे के तौर पर भी, अपने जाती तौर पर भी महकमा इसमें ये इंक्वायरी की बात कर रहा है, तहकीक और तफ्तीश की बात कर रहा है। मिनिस्टर से हमारी मोहसिन रजा से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें बहुत संजीदगी से अमल दरामद करेंगे, बहुत बाकायदा तौर पर तहकीक की जाएगी कि आखिर किस सतह पर ऐसा हुआ है। और ये जाहिर है, अब ये तो सवाल बहुत अहम है ही ना कि ये क्यों हुआ है, तो क्यों का जवाब तो देखिए लोग समझ सकते हैं कि बदउनवानियां बड़े पैमाने पर पिछले दिनों में भी की गई हैं और मुसलसल इल्जाम लगते रहे हैं वसीम रिजवी पे भी और जुफर फारूकी पे भी। तो देखिए, ये अपने आप में एक अलग। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कब ये पता चला कि दस्तावेजात गायब हैं और रिपोर्ट जो है वो किनकी जानिब से दर्ज करवाई गई है, क्योंकि काफी अहम मामला है ये। देखिए, ये जो अक़लियती बहबूद का महकमा है, इसके नोटिस में ये बात आई है और ये बात गुज़िश्ता शाम आई है और उसके जैसे ही ये बात रोशनी में आई है उसके बाद इस पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है और फिर FIR दर्ज करा दी गई है हजरतगंज थाने में। तो देखिए, इसमें जो ये इसको देख रहे हैं, ये पूरे महकमा है अक़लियती बहबूद का, इसी की जानिब से ये FIR दर्ज भी कराई गई है। अब ये देखना है कि FIR की कॉपी मिलने के बाद किस अंदाज के उसमें इल्जाम लगाए गए हैं और किसको शक के दायरे में रखा गया है। अब बाकायदा तौर पर तो उसी वक्त मालूम हो जाएगा जब पुलिस की तफ्तीश और तहकीक मुकम्मल हो जाएगी और कोई बात सामने आएगी। जी तारिक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। बेहद अहम खबर, लगातार इस पर नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें, यूपी शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऑडिट के दस्तावेजात गायब बताए जा रहे हैं। जिस तरह से तारिक उमर बता रहे थे कि गुज़िश्ता 5 साल के दस्तावेजात हैं ये जो कि गायब हुए हैं और दर्ज इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी करवाई गई है। यहाँ तक कि जो वज़ीर मोहसिन रजा हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस जानिब फ़ौरन तवज्जो दी जाए। वहीं PFI सदर परवेज़ अहमद और सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस 11:30 बजे इस ताल्लुक से जानकारी भी देने वाली है। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद इलियास ने शाहीन बाग में लोगों को फंड मुहैया कराया था। वाज़ेह है कि मोहम्मद इलियास शिव विहार के रहने वाले हैं। शिव विहार में एक ऐसे शख्स के कपड़ों के शोरूम को फसादियों ने लूट लिया जिनके अपने पड़ोसियों से बरसों से बेहतरीन ताल्लुकात थे। ऐसे में मुतासरा शख्स के शोरूम को किसने लूटा, क्या हुआ जब ये मुतासरा शख्स पुलिस से मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन गया, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश की वहाँ मौजूद हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। अगर देखो जो अपने हिंदू भाई लोग हैं, कोई ऐसा व्यवहार नहीं था। ये जो है दंगा हुआ है, जो पता नहीं कैसा हुआ है। अपनी जान बचा के हम भागे, बाकी सब लूट उठ के तो ले गए भाई सब। आपको देख ही रहे हो सर। कैसे भागे थे? बस तीसरी मंजिल का गेट है, दूसरे की छत पे को भागे है, बच्चे बच्चे हम सब। अच्छा। हाँ, अपनी जान बचाई, जान है तो सब कुछ है। अच्छा, ये है सर। कितना नुकसान हुआ है? मेरा तो नुकसान भैया, मेरे खुद के जेवर थे, मेरी लड़की की 5 महीने बाद शादी है, उसके भी जेवर थे और मेरा कम से कम भी 15 लाख का नुकसान हुआ है। इससे तो मेरा कम नहीं है, ऊपर ही बेशक हो। और बाकी हालात तो आप देख ही रहे हो कि क्या हुआ क्या नहीं। जी भाई साहब, कैसा व्यवहार था इनका और मतलब ये सब कैसे हो? नहीं, व्यवहार बहुत बढ़िया था। क्षेत्र में
ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे थे, ऐसे काफ़ी टाइम से रह रहे, हम भी इनके सामने छोटे से बड़े हो गए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं था, सबसे दुआ सलाम थी, अच्छी मुलाकात थी सबसे। लेकिन ये तो अचानक हुआ और ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसे जहाँ तक भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये जहाँ तक भी हुआ। व्यवहार में कोई कमी नहीं है, व्यवहार बहुत गुड व्यवहार है इनका, व्यवहार बहुत अच्छा था हर चीज़ से। ये जो कॉलोनी है ये कैसी है और किस तरह का माहौल रहता था यहाँ? कॉलोनी में साफ सुथरा माहौल रहता था, कॉलोनी कोई दिक्कत ही नहीं है, भाईचारा रहता है, सब में आपस में रहते हैं सब। ये तो एकदम दंगा भड़का है बीच में भीड़ की बीच में जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित शर्मा है जी। संजय चौधरी जी हमारे साथ। चौधरी साहब, क्या कहेंगे जो कुछ हुआ और अब इतना नुकसान, अब आगे कैसे? इसमें ऐसा है, नुकसान तो दोनों तरफ है, उधर मोम दोनों का भी, हिंदुओं का भी है, लेकिन इसमें जो है गरीब आदमी ज़्यादा पीछे है। और जो गुंडा तत्व है वो क्या करते हैं, वो लूट खसोट आगजनी ये करते हैं, और उसमें शरीफ आदमी हो गए ना, व्यवहार 25-30 साल से बेचारे यहाँ रहते हैं। ये 2-3 परिवार इनके यहाँ, इनके बड़े भाइयों का उसका कुछ भी नहीं नुकसान हुआ। अब उसमें जैसा टेलर मास्टर जी है, उनके सारे सूट हाँ, ये भी हमारे बहुत बढ़िया है, बल्कि कपड़े वगैरह हमारे भी यही सिलते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी तरफ से ये अच्छा नहीं हुआ कोई। भाई साहब आ जाइए, क्या नाम है आपका और कहाँ पे रह रहे थे आप, क्या नुकसान हुआ? मेरा ये शोरूम था CBR में, कोट पैंट का कपड़े का भी काम था। तो हमें तो पता चली 25 तारीख को फिर आपके शोरूम पर लूट हो रही है, आप आ जाओ यहाँ से। हमने जब वहाँ से चले तो हमें किसी ने फ़ोन करा, जी तुम मत आना, तुम्हें मारने के लिए बुला रहे हैं यहाँ पे। हम थाने पहुँचे, वहाँ पे थाने में हमने बातचीत करी, बोले जी अपनी जान बचाओ, चले जाओ यहाँ से, फिर हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते हम। लेकिन लूटने वाले जो भी हैं, जिसने भी कपड़ा उठाया भाई, जानकारी से बिगड़ जानकारी के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अब आपका कितना नुकसान है और कितनी लूट हुई है? मेरा लगभग अपना 20 लाख रुपए नुकसान है। कम से कम 20-22 मशीनें थी, पेस्टिंग मशीन थी, कपड़ा मेरा पूरा भरा हुआ था, पूरा शोरूम, समझे जी। और लोग बाग उठाने वाले मोहल्ले वाले बताएंगे कितना कपड़ा निकाला यहाँ से, बहुत लूट हुई है मेरी यहाँ पे। और जो बचा सामान वो बाहर निकाल के आग लगा दी। मेरा घर लोनी में है, राइस मेरी लोनी में, मेरा शोरूम ये है आगे। क्या नाम है आपका? मेरा अकिल नाम है, और शोरूम है स्वालिन गारमेंट्स। कितने वक्त से यहाँ से काम? मेरे को लगभग 6-7 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ बहुत भाईचारा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन तो अब क्या आप अपना काम शुरू कर पा रहे हैं? जी काम तो मैं यही करूँगा, बाकी मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ भाई तुमको रहना तो तुम लोगों की मर्जी सही है, क्योंकि यहाँ का जो भी जिम्मेदार आदमी अगर वो मदद करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। हुकूमत ने हिंदुस्तान आने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए हैं। सफारतकारों को छोड़कर गैर मुल्कियों का वीज़ा 15 अप्रैल तक मनसूख करने का अहम फैसला लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी तंजीमों मुलाज़मत प्रोजेक्ट वीज़ा पर इस फैसले का इतलाक़ नहीं होगा। उधर WHO ने कोरोना को आलमी वबा करार दे दिया है। मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक 60 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 11 मामले रोशनी में आए हैं। ताज़ा मामला नागपुर का है। ये शख्स अमेरिका से आया था। मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भी 2 मरीज ज़ेर इलाज हैं। केरल में बुध के रोज 8 नए मामले सामने आए थे। और नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने मुंबई का जायजा कुछ यूं लिया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब 11 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 8 पुणे, 1 नागपुर, तो 2 मरीज मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में रखे गए हैं। सभी मरीज जो है उन्हें आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है। समय समय पर उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए कि कोरोना वायरस का कहर और ज्यादा न फैले, उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए ये बात साफ कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों तक जो भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम होंगे या जगह होंगे उन पर खास ध्यान दिया जाएगा, और जो जरूरत पड़ेगी चीजें कोरोना वायरस को रोकने के लिए वो सारे पहल और कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे खास बात 29 मार्च से IPL शुरू होना है, और जिसे लेकर ये सवाल अब खड़ा हुआ है कि आखिर वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का कहर जो है और आगे जाकर फैले। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने BCCI से ये बात कही है कि अगर संभव हो सके तो इस मैच को
जो है बिना पब्लिक के दिखाया जाए, स्टेडियम में पब्लिक को ना बुलाया जाए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसकी तारीख जो है आगे की जाए, उसे पोस्टपोन किया जाए। बहरहाल इस मामले पर अभी तक बीसीसीआई ने कोई फैसला या कोई जवाब महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिया है, जिसे लेकर 14 तारीख को एक बीसीसीआई की बैठक होनी है और उसमें तय किया जाएगा कि कोरोना वायरस को देखते हुए क्या कुछ फैसला बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल को लेकर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से जो फ्लाइट्स आती हैं उन्हें मुंबई के एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, देखा जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उन्हें पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। अगर उनमें कोई भी सस्पिशियस चीजें मिलती है तो उनका तुरंत टेस्ट किया जा रहा है। अगर उन्हें देखा जा रहा है कि वो पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस से तो उन्हें तुरंत एयरपोर्ट से उनके देश वापस भेजा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो मौका, हर वो पहल, हर वो कोशिश की जा रही है जिससे लेकर कोरोना वायरस को जो है और फैला ना जाए मुंबई और महाराष्ट्र में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मैंने कहा कि कस्तूरबा हॉस्पिटल के साथ साथ मुंबई में 6 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है, ताकि यहां पर अगर टेस्टिंग के लिए किसी मरीज को लाया जाता है और उसमें अगर पॉजिटिव चीजें मिलती है कोरोना वायरस को लेकर तो उसे तुरंत आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाए और जो जरूरतमंद चीजें होती है जहाँ ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर पूरी की जाए। साथ ही महाराष्ट्र में तमाम अस्पताल जो इतने भी हैं वहां पर जो है रिजर्व बेड जो है रखे गए हैं जिन्हें आइसोलेटेड पूरी तरह से बनाया गया है। यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस की इस कहर को और फैलने ना दिया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। और यही एक चीज है कि जिसे ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम, जो भीड़भाड़ वाले चीजें हैं उन्हें अब कुछ दिनों के लिए अवॉइड किया जाए। और इसीलिए आईपीएल वाली बात को भी लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बीसीसीआई से गुजारिश की है। बहरहाल ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की ये पहल कोरोना वायरस को रोकने में किस हद तक कारगर साबित होती है। कैमरामैन राजमणि पिल्ले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। और शेयर बाजार से अहम खबर, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। उधर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी 700 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। और वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है उसकी वजह से हिंदुस्तान के शेयर बाजार में भी इस तरह से जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स और निफ्टी में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी अनिल का। अनिल, लगातार बाजार में आज गिरावट देखी जा रही है, खासतौर से हम आपसे जानना चाहेंगे तेल और गैस के जो शेयर्स हैं उनके बारे में और साथ ही साथ बैंकों की भी सूरत हाल जानना चाहेंगे। अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंसेक्स आज भी करीब 7% के करीब जो है वो सेंसेक्स डाउन चल रहा है, उसका लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। करीब 3300 अंकों पर ये सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। और वहीं निफ्टी भी अगर बात करें तो 700 से अधिक जो अंक है वो वहां पे कारोबार कर रहा है, ये निफ्टी 50। जहां तक बैंक की बात है, निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में भी करीब 2000 से ज्यादा जो अंक थे वो नीचे है और लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। जहां तक सबसे ज्यादा लूजर अगर बात करें, सबसे ज्यादा बिकवाली अगर किसी शेयर बाजार की है तो देखने को मिल रहा है बीपीसीएल है, यस बैंक है, टाटा मोटर्स है, वेदांता है। इस तरह की कंपनियों की जो है बिकवाली सबसे ज्यादा उनके शेयरों की हो रही है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में भी लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 74.16 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। यही नहीं, सिर्फ भारतीय नहीं कई विश्व के जितने बड़े बड़े जो शेयर बाजार हैं वहां भी ये गिरावट देखने को मिल रही है। और इसकी वजह पे अगर जाएं तो कहीं ना कहीं जो खासकर बात करें कोरोना वायरस को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषणा किया है कि ये एक महामारी है और अब तक इससे 1 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, 4000 से अधिक मौतें हो चुकी है। अब निवेशकों को लेकर के एक व्यापक रूप तरीके से कर देखा जाए तो हाहाकार मचा हुआ है। उनमें सेंटिमेंट्स की जो कमी है, खासकर भरोसे की जो कमी है, वो कहीं ना कहीं अभी वेट कर एंड वॉच के मूड में है इन्वेस्टर। और यही वजह है कि सेंसेक्स में ये लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जी अनिल, सुधरने की कोई आसार फिलहाल, क्योंकि सुबह से लगातार गिरता ही जा रहा है सेंसेक्स? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जानकार से जब हम बात कर रहे हैं, जो सेंसेक्स बाजार के मामलों के जानकार हैं, उनका भी कहना है कि फिलहाल ये गिरावट का दौर जारी रहेगा। ये संभव है कि 4 बजे तक
इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी 2500 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, तो पॉसिबल है कि ये 1700 या 1800 में आकर के ये कारोबार आज बंद होगा। लेकिन गिरावट का दौर फिलहाल जारी रहेगा, क्योंकि निवेशकों में वो जो भरोसा है वो नहीं है, प्लस कि जो निवेशक हैं उसमें वो वेट एंड वॉच के मूड में आ गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के गतिविधियां ठप हो गई है, खास करके कामकाज ठप हो गए हैं। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है वहाँ सबसे ज्यादा इससे हताहत हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अभी वेट एंड वॉच होगा, ये सेंसेक्स गिरावट अभी फिलहाल जारी रहेगी। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार बाजार पर नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट और निफ्टी में अभी तक की जो खबर है तो 700 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।